So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Once again, welcome to our channel Study Herd. So students, in our today's lecture, we are going to discuss our subtopics regarding carbohydrates. As you know that in our last lecture we have started our new chapter or your new discussion topic, that is your carbohydrates, and in this video lecture we are going to cover these topics which I have already written there. Functions of carbohydrates: symmetrical carbon, anomeric carbon, hemiacetal alketal linkage, acetal alketal linkage, inversion of sucrose, mutardation, Fischer-to-Haworth structure, amino sugars and glycosides. These are little importance, लेकिन ये जो है वो सारे नाम देखकर आप घबराइएगा मत. ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो कि इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा. सबसे पहले आते हैं हमारे फंक्शंस के बारे में. अब इसका जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली इसका रोल क्या है, इनका फंक्शन क्या है. सबसे पहली बात तो हमें पता है कार्बोहाइड्रेट से हमारे पास मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है. मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. अगर आप फास्टिंग पर हैं तो आपके फास्टिंग पर रहते हैं फिर भी आप ज़िंदा हो, किस तरह से आप चल रहे हो, आप उठ रहे हो, जैसे अभी जो है वो वीडियो लेक्चर दे रहे हो, तो ये सब किस तरह से होता है. हमारे अंदर स्टोर्ड एनर्जी मौजूद है, यस, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और जो कि एक अल्टीमेटली सोर्स है एनर्जी का, हमें प्रोवाइड करती है. तो ये भी एक फंक्शन हुआ ना कार्बोहाइड्रेट का. इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो ये अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स. एक तो अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व है. अब ये किस तरह है, क्यों है, किस लिए है, ये एक अदर टॉपिक है अगेन, क्योंकि अगर हम उस तरफ गए ना तो फिर पूरा इस टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे. तो एक अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स की याद रखिएगा आप. उसकी प्रोडक्शन में जो है वो ये, या अगर हम बोलें ये एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है, एक ट्रिगर मॉलिक्यूल है फॉर दीज टू कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के लिए, एक अमाइनो एसिड्स और दूसरे फैटी एसिड्स की. ठीक है. जिसके अलावा जो है वो हमें पता है इसके जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं आपके आ जाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स. ये दोनों हमारे पास किस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ये किसके अंदर इन्वॉल्व हैं? ये हमारे स्ट्रक्चर्स के अंदर इन्वॉल्व है. वेरियस स्ट्रक्चर्स के अंदर ये जो है वो इन्वॉल्व है. इसके अलावा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमें, हम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं हमें. हमारी हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये जो दो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स अभी हमने लिखे हैं. क्योंकि अब देख सकते हो आप कि किस तरह से कार्बोहाइड्रेट आपको स्ट्रक्चरल फाइबर्स दे रहा है. ऑफ कोर्स ही दे रहा है, यहाँ पर हमने एग्जांपल देख ली उसकी. और इसके अलावा ये एक स्टोरिंग एनर्जी मॉलिक्यूल की तरह एक्ट कर रहा है. हमें पता है ना कि ये जो है वो ग्लाइकोजन की सूरत में हमारे अंदर एनर्जी को स्टोर करता है. और ये एनिमल्स की बात हो रही है, ठीक है जी. प्लांट्स के अंदर हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर ये जो है वो स्टार्च की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है. ठीक है जी. तो कार्बोहाइड्रेट्स फंक्शंस इसके सारे हो गए. अब इनका जो है वो बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस क्या होगी? इस कार्बोहाइड्रेट को जब हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी मेडिकल फील्ड के अंदर हमारी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिज़ीज़ के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है. अब वो किस तरह से अभी इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जो है वो ये इसके जो डिग्रेडेड मटेरियल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जितने भी डिग्रेडेड मटेरियल्स हैं वो हमारे पास समटाइम्स प्रोमोटर या कैटलिस्ट के तौर पर भी एक्ट करते हैं. प्रोमोटर एंड कैटलिस्ट आपको पता है जो है वो स्पीड अप करता है रिएक्शंस को. तो कौन? किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के डिग्रेडेड मटेरियल्स किसके भाई? कार्बोहाइड्रेट्स के. तो ये एज अ प्रोमोटर और एज अ कैटलिस्ट भी वर्क करते हैं.
इसके अलावा ये जो है वो हमें पता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ऑफ कोर्सली करता है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है आपको। और न्यूट्रिशन के अगर हम देखें तो सिंपली एग्जांपल लें लैक्टोज, जो कि आपको पता है कि वो मिल्क के अंदर इन्वॉल्व होता है, जो कि मदर से जो है वो चाइल्ड की तरफ जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये ड्रग्स के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है, लाइक एंटीबायोटिक्स या ग्लाइकोसाइडिक्स। तो इनके अंदर एक और हमें मिल गई क्या, इट इज़ इन्वॉल्व इन ड्रग्स। तो ये ड्रग्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइक हमारे पास एंटीबायोटिक्स के अंदर होता है ये। इसके अलावा जो है हमने देख लिया कि ये एक एनर्जी का सोर्स है। और बाकी डिज़ीज़ जितनी भी रह गई आपकी, अब डिज़ीज़ की अगर हम गिनती करना शुरू करें, लाइक हमारे पास है गैलेक्टोसीमिया। याद रखिएगा ये जो ईमिया वर्ड आता है ना, ईमिया वर्ड रिलेट करता है विद द ब्लड। अब ये कोई भी डिजीज़ है रिलेटेड है विद द ब्लड। इसके अंदर क्या होगा कि गैलेक्टोज जो है वो ना एक्सेस अमाउंट में हो जाता है इन ब्लड के अंदर जो है वो गैलेक्टोज की एक्सेस अमाउंट हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो चाइल्ड्स के अंदर एक बहुत ही अच्छी खासी एक्सपीरियंस्ड डिज़ीज़ होगी आपकी कि ये लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब इसके अंदर क्या होता है कि वो लैक्टोज को इंटॉलरेंट, यानी कि लैक्टोज को वो इजीली टॉलरेट नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता है जब वो इनिशियली डेवलप्ड होता है चाइल्ड तो उसके अंदर एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद नहीं है। दैट्स वाई वो जो है उसके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, यानी कि अगर वो अक्सर बच्चे जो हैं वो एक्सेस ऑफ मिल्क पीने के बाद उल्टी कर देते हैं, वॉमिटिंग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ भी हैं बहुत सारी, यानी कि जिसके अंदर ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर नहीं हो पाता हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर्ली। इसके अलावा आपकी मोस्ट फेमस एग्जांपल जो कि आपने कभी ना कहीं देखी ज़रूर होगी, एंड दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर जो है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस इंसुलिन का मॉलिक्यूल सही तरह से प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहा होता, और अगर इंसुलिन नहीं काम कर रहा होता तो हमें पता है हमारे सेल्स पर जो है वो इंसुलिन एज अ रिसेप्टर एक्ट करता है। सपोज़ करते हैं ये एक चैनल है, यहाँ पर जाकर इंसुलिन ने अटैक किया और एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि यहाँ पर इस चैनल की ओपनिंग हुई, और इस ओपनिंग की वजह से यहाँ पर हमें पता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इनसाइड, क्योंकि इंसुलिन जाके क्या बताता है भाई सेल को कि भाई हमारे पास जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो गया, अब इसको अपने अंदर लो। तो ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर चला जाता है। लेकिन डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर इंसुलिन की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है ड्यू टू सम रीजंस। अब वो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अभी आते हैं कि अगर स्टॉप हो जाती है इसके बाद कोई रिसेप्टर यहाँ पर जाके एक्ट ही नहीं करेगा, तो ये जो चैनल है वो खुलेगा ही नहीं, ये जो चैनल है वो बंद ही रहेगा। तो अगर चैनल बंद रहेगा तो हमें पता है ग्लूकोज की एंट्रेंस नहीं होगी, ग्लूकोज एंटर नहीं होगा, सेल के अंदर यूटिलाइज़ नहीं होगा एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा और यहाँ पर जो कंडीशन होगी वो होगी हाइपोग्लाइसीमिया, या हम इसे डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एनर्जी की जो है वो नीड ज़्यादा पड़ सकती है। डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट को ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि उन्हें हर थोड़ी देर बाद एनर्जी की नीड होती है और एनर्जी उन्हें जो है वो टाइम टू टाइम मिल नहीं रही होती। इसके अलावा उनको प्यास भी बहुत लगती है। तो ये एक अदर सिम्टम्स है, लेकिन ये हम इस बीमारी को डिस्कस नहीं कर रहे, हम पढ़ रहे हैं अपनी कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस को इन द बायोमेडिकल फील्ड। ठीक है जी, तो यहाँ तक स्टूडेंट्स फंक्शंस जो हैं वो हमारे सम अप हुए हैं। तो सबसे पहले तो कट करते हैं फंक्शन को, हमने इसको डिस्कस कर लिया। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहली बात मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, बस ये बात याद रखिएगा। ये जो है वो फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन के अंदर एज अ प्रीकर्सर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। इसके अलावा इसके जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं लाइक हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये एक तो स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व है। दूसरा हमने क्या देखा कि ये ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और
कार्बोहाइड्रेट हमें क्या दे रहा है, स्ट्रक्चरल फाइबर्स दे रहा है। दूसरी चीज़ ग्लाइकोजन के तौर पे ये स्टोरेज कर रहा है एनर्जी का इन आवर बॉडी। और प्लांट्स के अंदर अगर देखें तो स्टार्च की फॉर्म में। बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस देखें तो ये इसके जो डिग्रेडेड मटेरियल्स हैं वो इज द प्रोमोटर और कैटलिस्ट इन वेरियस केमिकल रिएक्शंस के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा ये ड्रग्स के अंदर भी इन्वॉल्व है। और ये जो है वो कुछ डिजीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की और इसके अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा इन्वॉल्व है। अब बात रहती है हमारी डिस्कशन का जो है वो टॉपिक रहता है असिमेट्रिकल कार्बन। असिमेट्रिकल कार्बन क्या होता है? असिमेट्रिकल, इसको यहाँ से लगते हैं, असिमेट्रिकल कार्बन, या जिसे हम जो है वो फेमस लैंग्वेज में अपनी कायरल कार्बन भी बोलते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि एक कार्बन का मॉलिक्यूल जिसके चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से कवर्ड हूँ। लाइक हमारे पास अगर हम कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही देखें कि इसकी एक वैलेंसी हो गई हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, दूसरी होगी हाइड्रोजन के साथ। यहाँ आप लगा दो कोई भी ग्रुप लाइक CH3 और यहाँ पर मैं लगा देती हूँ C2H5। क्या ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं? सारे के सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या मैं इस कार्बन को कायरल कार्बन बोल सकती हूँ? ऑफ कोर्स ही बोल सकती हूँ, क्योंकि हमने क्या देखा, असिमेट्रिकल कार्बन क्या होता है कि असिमेट्रिकल यानी नो। मीन्स या तो फिर होता है वन या तो फिर होता है नो। सिमेट्रिकल जिसकी कोई सिमेट्री हो, जिसकी अगर आप किसी भी प्लेन से अगर कट करें तो फिर वो दो इक्वल हाफ के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो इट इज़ असिमेट्रिकल। दैट मीन्स कि अगर आप इसको यहाँ से कट करो तो ये दो हाफ के अंदर कन्वर्ट हुआ नहीं, अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ तब भी नहीं हुआ। ये हुआ, ये दो हाफ के अंदर नहीं हुआ। अगर मैं इसको यहाँ से करूँ तब भी क्या ये दो हाफ्स के अंदर कन्वर्ट होगा? नहीं। अगर मैं इसको यहाँ कहीं से भी आप इसको कट कर लें, आप चाहें तो इसको यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, कहीं से भी कट कर लें, बट ये आपको जो है वो इसकी सिमेट्री आप कहीं कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि इसके चारों कंपाउंड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन। वेरी सिंपल। इसके बाद है हमारे पास एनामेरिक कार्बन। अब एनामेरिक कार्बन क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जिसका कार्बन नंबर 1 जो है वो इन्वॉल्व हो। एनामेरिक कार्बन क्या होता है? जिसका कार्बन नंबर 1 जो है वो इन्वॉल्व हो हेमी एसिटल या कीटल लिंकेज के अंदर। इसके अलावा हम जो है वो एनामेरिक के अंदर पढ़ते हैं कि एक होते हैं। अब कार्बन नंबर 1 जो है वो सबसे पहली बात तो इसको छोड़ें, पहले मुझे ये क्लियर करने दें कि हेमी एसिटल और कीटल लिंकेज होते क्या हैं। हमारे पास एक होते हैं हेमी एसिटल और कीटल लिंकेजेस, और दूसरे होते हैं हमारे पास एमी, या अगर ओवरऑल बोलें तो एसिटाइल या कीटल लिंकेजेस। अब ये होते क्या हैं स्टूडेंट्स? हेमी एसिटल या ओवरऑल एसिटल लिंकेज की अगर हम बात करें, सबसे पहले एसिटल को डिस्कस करते हैं। एसिटल के अंदर क्या होगा कि लिंकेज जो है वो फॉर्म होगी बाय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, लाइक दैट। एसिटल को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन है, अगेन ऑक्सीजन है, यहाँ पर रेडिकल ग्रुप है। अभी चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर भी रेडिकल है। तो ये आप देख सकते हो ये जो फॉर्मेशन हुई है लिंकेज की, इस लिंकेज को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? एसिटल लिंकेज। ठीक है जी। और कीटल लिंकेज अब क्या होगी कि कीटल लिंकेज जब जो फंक्शनल ग्रुप है आपका लाइक वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, अगर मैं इसको सिंपली बोलूँ ROR, तो ये आपके पास आ गया कीटल लिंकेज। ठीक है। एसिटल और कीटल ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि एसिटल एक जनरल नाम है। और अगर आप यहाँ पर कीटोन ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाते हो, लाइक मैं अगर फ्रक्टोज को यहाँ पर रख दूँ, ठीक है ना, तो फ्रक्टोज को अगर रख दूँ तो वहाँ पर जो है वो आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? कीटल लिंकेज की। लाइक अगर मैं इसकी फॉर्मेशन करूँ तो ये फ्रक्टोज की रिंग आ गई और यहाँ पर हम अटैच कर लेते हैं ग्लूकोज को। ठीक है जी। तो ये जो है ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? कीटल लिंकेज, एसिटल और कीटल। तो ये बात हो गई हमारे पास कीटल की, यानी कि वी विल कंसिडर जो लिंक है फॉर्म
जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है उस लिंकेज को आप देख सकते हो कि ये एसिटल या कीटल लिंकेज। इसके अलावा हेमी एसिटल या हेमी मीन्स हाफ, और एसिटल कीटल। अब इसका क्या मतलब होगा कि अगर हेमी एसिटल के अंदर देखें तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो लिंक्ड होगा विद द कार्बन नंबर 1 से, या तो फिर सेकंड लास्ट यानी कि कार्बन नंबर 5 जो है अगर उससे लिंक्ड होना तो उसे हम बोलते हैं हेमी एसिटल लिंकेज। यानी कि अगर सिंपली अगर आप देखो तो ये हम बना देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये रेडिकल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर जो है वो OH का मॉलिक्यूल मौजूद है, ROOH। ये H आ गया ना, तो ये अब बन गया हेमी एसिटल, यानी कि आधा एसिटल है। और अगर यहाँ पे कोई कीटोनिक ग्रुप आ जाए, फ्रक्टोज को ले लें आप, तो अब यहाँ पर जो है वो इसकी फॉर्मेशन सेम, यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ नहीं सकता, हमें पता है। यहाँ पर CH2OH आएगा। तो अब ये जो है वो फॉर्मेशन किसकी हो गई, हमारे पास कीटल लिंकेज, हेमी कीटल लिंकेज, क्योंकि यहाँ पर हाफ कीटल है, ये कम्प्लीटली ये कीटल नहीं है। ठीक है जी। तो अब जो भी कार्बन, अगर कार्बन नंबर 1 जो है वो हेमी एसिटल लिंकेज के अंदर इन्वॉल्व हो तो उसे हम बोलेंगे वो क्या है, हमारा प्यारा सा एनामेरिक कार्बन। वेरी सिंपल। ठीक है जी। आई होप जो है वो ये कॉन्सेप्ट छोटा सा आपको रिवाइज हो गया होगा। अब है इंटर कन्वर्जन या इन्वर्जन ऑफ सक्रोज। इन्वर्जन ऑफ सक्रोज क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ सक्रोज, इन्वर्जन ऑफ सक्रोज क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई गेस कर सकते हो? यानी कि क्या सक्रोज इन्वर्ट हो रहा हो? हमें पता है कि इन सक्रोज जो है उसके अंदर अभी हमने इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है फॉर्म किया था। सबसे पहली बात तो इन्वर्ट शुगर्स क्या होते हैं वो समझ लें आप, कि अगर कोई ऐसे शुगर्स जिनकी वन फॉर्म जो है वो मॉलिक्यूल की वो इन्वर्ट हो जाए, वो इन्वर्स हो जाए, वो लाइक डी है अगर, तो वो एल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब डी और एल क्या होते हैं? सबसे पहले डी और एल को समझते हैं, फिर हम जो है अपनी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। डी और एल, लाइक हमारे पास डी, एक डी ग्लूकोज है, एक एल के अंदर और डी के अंदर सिंपली फ़र्क क्या है आपके पास स्टूडेंट्स? आपके पास इसका जो फ़र्क है वो सिर्फ इतना है कि ये कार्बन नंबर 3 एक क्या यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, एक का जो है वो यहाँ पर होगा। अब आप इसको किस तरह से याद रख सकते हो कि किसका किस साइड होगा, किस तरह से याद रखेंगे आप? तो सबसे पहले आपने जो है वो अब इसकी एक ट्रिक यहाँ पर फॉर्म करते हैं कि एल यानी कि लेफ़्ट साइड, लेकिन एल के अंदर लेफ़्ट साइड जो है वो नहीं होगा, वो राइट साइड होगा। और डी मीन्स वो हमारे पास लेफ़्ट साइड होगा, यानी कि दिस साइड। यस, डी का जो है वो दिस साइड होगा, एल का दिस साइड होगा, बस इतना फ़र्क होता है डी एल के अंदर। तो इन्वर्जन क्या होगी शुगर्स की, अगर वो वन फॉर्म के अंदर मौजूद है, लाइक वो डी के अंदर मौजूद है और हाइड्रोलाइसिस हो जाए उसकी क्या हो जाए स्टूडेंट्स? हाइड्रोलाइसिस हो जाए। हाइड्रोलाइसिस के बाद वो जो है वो एल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब हमें पता है जो है वो डी ग्लूकोज है वो आपके अंदर सोल्यूबल है, एल ग्लूकोज आपके अंदर सोल्यूबल नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर इंजाइम्स नहीं मौजूद ना। वो इंजाइम्स जो कि उसको प्रोटेक्ट कर सकें, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एंजाइम हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है जी। दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। तो सिंपली हम क्या डिस्कस कर रहे थे अपनी इन्वर्जन ऑफ द सक्रोज। तो वन फॉर्म मॉलिक्यूल। अब सबसे पहले हमने समझ लिया कि इन्वर्ट और शुगर्स क्या होती हैं। अब आते हैं सक्रोज की तरफ। सक्रोज के अंदर जो है वो सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो डी फॉर्म के अंदर होता है। यस, अब इसकी हाइड्रोलाइजेशन होगी, इसके बाद वो एल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो डी फॉर्म से एल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया सक्रोज। तो ये हो गई आपके पास इंटर कन्वर्जन ऑफ द सक्रोज। क्यों? अब ये डी फॉर्म के अंदर बिफोर हाइड्रोलाइसिस इसीलिए जो है वो होता है क्योंकि डी फॉर्म जो है ग्लूकोज की वो डोमिनेंट होती है। ये रीज़न याद रखिएगा कि बिफोर हाइड्रोलाइजेशन डी फॉर्म जो है वो आपकी क्या होती है स्टूडेंट्स? डोमिनेंट होती है। ठीक है जी। और आफ्टर कन्वर्जन या आफ्टर हाइड्रोलाइसिस एल फॉर्म जो है वो आपकी डोमिनेंट हो जाती है।
आफ्टर हाइड्रोलाइजेशन, ये याद रखिएगा पॉइंट कि आफ्टर हाइड्रोलाइजेशन जो एल फॉर्म है या एल फॉर्म किसकी होती है, हमें पता है डी जो है वो ग्लूकोज हो गया, और आफ्टर कन्वर्जन फ्रक्टोज जो है वो हमारे पास एल फॉर्म के अंदर होता है मेनली, जिसे हम फ्रक्टोज को लेविलोज भी बोलते हैं, दैट्स वाई। अब वो एल फॉर्म जो है वो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस डोमिनेट हो जाती है, यानी कि फ्रक्टोज एल फ्रक्टोज जो है वो यहाँ पर डोमिनेट हो जाएगा। तो बिफोर कन्वर्जन डी ग्लूकोज जो है वो डोमिनेंट था, क्योंकि इसके अंदर सक्रोज के अंदर हमें पता है क्या क्या मौजूद होता है, एक तो आपका ग्लूकोज मौजूद होता है, दूसरा आपका फ्रक्टोज मौजूद होता है। बिफोर हाइड्रोलाइजेशन यहाँ पर डी ग्लूकोज डोमिनेंट था, आफ्टर हाइड्रोलाइजेशन यहाँ पर एल फॉर्म जो है वो डोमिनेंट था। तो आई होप आपको जो है वो इंटर कन्वर्जन ऑफ सक्रोज समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो है वो टॉपिक रहता है क्या, आपका म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या है कि इनिशियल एक चेंज है, म्यूटा मीन्स चेंज होना, और रोटेशन मीन्स रोटेशन के अंदर आप किस तरह से चेंज आएगा। इनिशियली अगर चेंज आ जाए रोटेशन और मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो उससे हम बोलेंगे कि ये जो है वो म्यूटा रोटेशन हुई है इसके अंदर। लाइक ग्लूकोज से अब हमारे पास जो है वो दो फॉर्म्स होती हैं ग्लूकोज की, अगर डी और एल है तो डी की भी हमारे पास मज़ीद दो फॉर्म्स हैं, एक होती है अल्फ़ा, एक होती है बीटा। अल्फ़ा के अंदर क्या होता है कि इनिशियल इसकी रोटेशन, याद रखिएगा हम जो है वो बात कर रहे हैं इनिशियल रोटेशन की, इनिशियल रोटेशन की हम यहाँ पर किसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो म्यूटा रोटेशन के, म्यूटा रोटेशन के अंदर क्या होता है कि इनिशियल जो रोटेशन होती है वो चेंज होती है। लाइक अब डी ग्लूकोज है, अब डी ग्लूकोज के अंदर भी हमारे पास फॉर्म आ जाती है, एक होती है अल्फ़ा, एक होती है बीटा। अब अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा के अंदर जो इनिशियल रोटेशन होती है वो आपके पास स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 112 डिग्री वो रोटेट कर सकता है, लेकिन बीटा जो है वो 19 डिग्री रोटेट कर सकता है। ये दोनों की जो है वो इनिशियल है, याद रखिएगा ये इनिशियल रोटेशन है। फिर ये जो है वो रोटेट हो के फिर ये आपस में ना खुद को एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं, और फिर इनकी जो फिक्स्ड रोटेशन होती है फिर एट द एंड ऑफ द डे वो हो जाती है 52.5 डिग्री समथिंग। तो ये हमारे पास जो है वो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं म्यूटा रोटेशन, जिनकी याद रखिएगा मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जिनकी इनिशियल रोटेशन जो है वो चेंज हो, ठीक है जी। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे कि मतलब ये म्यूटा रोटेट हो गए हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है फिशर टू हैवॉर्थ स्ट्रक्चर। अब फिशर टू हैवॉर्थ, फिशर स्ट्रक्चर क्या है, हैवॉर्थ स्ट्रक्चर क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले लेट मी टू रिमूव द बोर्ड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है फिशर स्ट्रक्चर क्या होती हैं, फिशर स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं। लाइक सपोज ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, सी डबल बॉन्ड एच 3, ठीक है। थर्ड कार्बन पर अगर मैं यहाँ पर OH बाकी रही क्या इसकी वैलेंसी, ठीक है जी। अब इस फिशर को हैवॉर्थ के अंदर चेंज करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल नंबर 1 विच यू हैव टू रिमेमराइज कि जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, याद रखिएगा फंक्शनल ग्रुप कार्बन, उसको आपने अटैच करवाना है किसके साथ, पेनल्टीमेट। अब पेनल्टीमेट क्या होता है, सेकंड लास्ट कार्बन को हम बोलते हैं पेनल्टीमेट कार्बन। तो जो भी पेनल्टीमेट, अब यहाँ पर इसका सेकंड लास्ट क्या बन रहा है, 5 वाला, क्योंकि ये 6 मेंबर्ड है तो 5 नंबर कार्बन इसका सेकंड लास्ट है। तो आपने इसको लिंक करवाना है इसके साथ। किस तरह से लिंक होगा, अब ये लिंक किस तरह से हो रहा है, इसका मैकेनिज्म क्या है। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ रहा है और ये एक बॉन्ड जो है वो इसके साथ फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये यहाँ से लीव करेगा और ये शिफ्ट हो जाएगा। ये रूल नंबर 2 है कि यहाँ का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। अब ये 4 वैलेंस इसकी कंप्लीट हो गई, ठीक है जी। और यहाँ पर भी OH ग्रुप अब यहाँ पर आते। अब ये किस तरह से रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, लाइक दैट कि O ऑक्सीजन ये रहा और यहाँ पर ये कार्बन नंबर फर्स्ट, फिर हमारे बाकी आप ये बीच में जो है वो कार्बन्स को फिल करते जाएं। अब ये 5 है तो 5 1 2 3 4 और ये
फाइव यहाँ तक आ गए। बाकी रहा हमारा ये 6 कार्बन, जो कि हमेशा याद रखिएगा ये हमेशा आउट ऑफ द रिंग होगा। बाकी रही बात इसके OH ग्रुप की, तो OH ग्रुप आपने इस तरह से साइन करने कि जितने भी राइट वर्ड्स हैं, राइट वाले आपके रखेंगे बाहर और जो लेफ़्ट वाले हैं वो जाएंगे अंदर। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर जो है वो किस तरह से OH यहाँ पे बाहर रह जाएगा, ये बाहर रह जाएगा, और थर्ड वाला हमें पता है ये अंदर जाएगा, ये बाहर रहेगा, और CH2OH। ठीक है जी। अच्छा, 5 कार्बन पे मैंने OH क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ का जो OH है वो शिफ्ट हो गया फर्स्ट की तरफ। ठीक है, अब आई होप आपको ये जो है वो क्लियर हो गया होगा कि आप फिशर को सिंपली है वर्ड्स के अंदर किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब ये तो बात होगी एल्डिहाइड ग्रुप की। अगर यहाँ पर हो हमारा कीटोन ग्रुप तो क्या होगा। अब लाइक सपोज 2 3 4 यहाँ तक कर लेते हैं, और यहाँ पर ये इसको 5 6। ठीक है, अब कीटोनिक ग्रुप है तो ये हाइड्रोक्सिल, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल 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 हाइड्रोक्सिल। बाकी इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दें, एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने क्या डिस्कस किया था कि फंक्शनल ग्रुप कार्बन, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पर, ये रहा फंक्शनल ग्रुप कार्बन। ये जो है वो पेनल्टीमेट कार्बन के साथ जाके कंबाइन होगा। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो शिफ्ट हो जाएगा अप साइड, और ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होकर इसके साथ भी बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। और यहाँ पर इसका जो कुछ स्ट्रक्चर है वो इस तरह से, क्या मैं इसको इस तरह से बना सकती हूँ, CH2OH CH2OH। आई होप इट इज़ नाउ क्लियर। और जितने भी राइट वर्ड्स हैं वो आपने बाहर बनाने हैं, और जो लेफ़्ट वर्ड हैं वो अंदर जाएंगे। तो कार्बन नंबर 3 इस बार याद रखिएगा, 1 2 3 यहाँ पर है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर, ये OH बाहर और यहाँ का OH बाहर। ठीक है जी। सो आई होप ये जो कंप्लीट वीडियो लेक्चर यहाँ पर फिशर टू हैव स्ट्रक्चर जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमारे पास और क्या था, और एक लास्ट टॉपिक छोटा सा रहता है, वो है आपका अमाइन शुगर्स और ग्लाइकोसाइड्स। अमाइन शुगर्स क्या होती है, सिंपली हमें नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है वो अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होगा जो कि शुगर्स के साथ जाके ये कंबाइन होगा। अब यहाँ पे वेराइटीज़ हैं। अगर ये कार्बन नंबर 2 के साथ कंबाइन हो रहा है तो इसके नाम के साथ हम जस्ट अमाइन लिख देंगे, और अगर ये जो है वो फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ जाके कंबाइन हो रहा है तो हम इसको जो है वो नाम के साथ L प्लस अमाइन ऐड कर देंगे। लाइक हमारे पास जो है वो ग्लूकोज है, अब ये आपके पास आ गई ग्लूकोज की रिंग। अच्छा, एक और बात जो है वो मुझसे मिस ना हो जाए, वो ये कि अब ये ऑक्सीजन के साथ अगर आपके पास 6 मेंबर जो है वो कार्बन्स मौजूद हो तो ऐसी रिंग को हम बोलते हैं पायरानोस, और अगर 5 मेंबर्ड हो तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे, फ्यूरानोस। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर ये आपका आ गया। ठीक है जी, 1 2 3 अंदर। ठीक है, अब मैं इसके साथ जो है वो एडिशन करवा लेती हूँ अमाइन की। अगर ये अटैच हो जाता है किसके साथ, कार्बन नंबर 2 के साथ, अगर मैं इसको यहाँ पर अटैच करवा लूँ, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो प्रेजेंट है वो रिमूव होगा, और उसे रिमूव करके हमारा अमाइन आ जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, एंड हियर इज़ अमाइन CHOH। तो अब कार्बन नंबर 2 के साथ आया तो ये ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज से अब क्या बन जाएगा, ग्लूकोज अमाइन, ग्लूकोज अमाइन, तो ग्लूकोज अमाइन। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गई अमाइन शुगर, जिसको हम अभी भी डिस्कस करके आ चुके हैं अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में अमाइन शुगर्स की एज एग्जांपल। अब ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स हमारे पास एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर ग्लाइकेन मॉलिक्यूल और ग्लाइकेन मॉलिक्यूल, सबसे पहली बात तो ग्लाइकेन मॉलिक्यूल क्या है स्टूडेंट्स, ग्लाइकेन मॉलिक्यूल जो कि शुगर्स हैं, और अग्लाइकेन जो कि नॉन शुगर कंपाउंड्स हैं। मीन्स नॉन,
नॉन शुगर कंपाउंड्स हैं। लाइक आपके पास अगर ग्लूकोज, इसी ग्लूकोज को ले लेते हैं, इसी ग्लूकोज के साथ अगर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो, क्योंकि मिथाइल ग्रुप हमारे पास एक नॉन शुगर कंपाउंड है ना, तो अगर मैं यहाँ पर इसके साथ ओ के साथ मिथाइल ग्रुप की एडिशन करवा दूँ तो ये हमारे पास नाम हो गया इसका OCH3OH। अच्छा, हमें पता है कि हमारे पास जो है वो ग्लूकोज का एक अनदर नेम है और वो क्या है, ग्लूकोपायरानोस, क्योंकि ये पायरानोस रिंग फॉर्मेशन करता है। और ये आपके पास एक और नाम हो गया ग्लूकोपायरानोस। और यहाँ पर जो है वो मिथाइल ने जाके अटैक किया है किसके साथ, ग्लूकोपायरानोस, लेकिन इसका जो नाम वो किस तरह से बनेगा, इसका नाम बनेगा ओ मिथाइल ग्लूकोपायरानोस। ठीक है जी। सो ये हमारे पास कुछ सब टॉपिक्स थे जो कि हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर कर लिए। तो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।